अगर आपका वेटिंग लिस्ट को आपको विजडम लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो ये इंटरव्यू पूरी देखिए। आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेश खैरनार है। वो बहुत बड़े इंटरनेशनल फोरम्स के फाउंडर भी है। तो आज का विषय देश के बारे में है और जिंदगी के बारे में है। तो देश की कोई ताकतें है जो देश को इलीगल तरीके से खत्म करना चाहती है। तो सर, ये पहला एक सवाल है जो खटकेगा बहुत लोगों को। देश की जो मुसलमान आबादी है, आपने ऐसा कहा था कि ओवैसी ये मुसलमानों के मोदी है रिगार्डिंग मुस्लिम लीडर्स। तो जी। आपको ऐसा क्यों लगा, क्या थॉट प्रोसेस थी आपके पीछे की? क्योंकि ये थोड़ा बहुत मेटाफर भी लगता है, सिंबॉलिक भी लगता है आपका ये स्टेटमेंट। ये बहुत कुछ कहता है इन रोहित, बिटवीन द लाइन। रोहित, यस सर। मैं अभी 67 ईयर्स रनिंग एज में हूं। तो 17 साल अगर पहले माइनस कर दे तो गिन के 50 साल का मेरा सोशल एक्टिविज्म है। और मैं राष्ट्र सेवा दल के सैनिकों में से एक होने के नाते साने गुरुजी, पेशन जोशी, नाना साहब गोरे, हमीद दलवाई, ये जो भी हमारे समाजवादी और सेकुलर जाति धर्म निरपेक्ष समाज का सपना देखने वाले लोग रहे, इन्हीं को देखकर मैं पला बड़ा हूं। तो इसलिए मेरा होश आया तब से जो मेरा मादा है, मेरा जो अपना खुद का जो व्यक्तिमत्व है या विचार है, वो जाति धर्म निरपेक्ष लिंग भेद के अलावा ऐसा एक समाज बनाना। तो उस हिसाब से हम कम्युनलिज्म के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, महिलाओं के साथ के होने वाले किसी भी भेदभाव के खिलाफ है। तो ऐसे एक संगठन का एक सैनिक होने के नाते मेरा हमेशा मानना है कि जातिवाद या जमातवाद या सांप्रदायिकता ये अकेले किसी एक हाथ से नहीं, जैसी ताली बजाने वाली बात है, ताली दो हाथ जब दगाते हैं तभी बजती है, अन्यथा नहीं बजती है। तो सांप्रदायिकता की मसला या हवाबाजी से या काल्पनिक रूप से नहीं कहा जा सकता। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, ये नाम तो सभी को परिचित है। जितना नाम बाबा साहब महात्मा गांधी, उतना ही जिन्ना साहब का भी नाम है। महात्मा गांधी को भारत का फादर ऑफ द नेशन बोलते और पाकिस्तान में जिन्ना साहब को बोलते हैं कायदे आजम। मैं 2 बार पाकिस्तान गया हूं। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि पाकिस्तान बनाने के लिए जिस जिन्ना को हम जिम्मेदार मानते हैं, और उस समय उसी जिन्ना के कॉन्टेम्पररी एक बैरिस्टर भारत में थे जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर था। तो मैं कहता हूं कि विनायक दामोदर सावरकर हिंदुओं की जिन्ना थे और जिन्ना मुसलमानों के सावरकर थे। यही जुमला 80 के दशक में शाहबानों के मसले के बाद में एक शहाबुद्दीन नाम के एक जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, किशनगंज बिहार के कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपनी विदेश सेवा की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए थे और जनता पार्टी के मध्य एमपी के तौर पे उनका 2 या 3 टर्म रहा है। तो उनको भी मैं मुसलमानों के आडवाणी, और आडवाणी को भारत का हिंदुओं का शहाबुद्दीन बोलता था। वो अखबार अभी आपके बंबई से बंद हो गया है, उसका नाम था संडे ऑब्जर्वर। तो संडे ऑब्जर्वर में सुरेंद्र कुलकर्णी नाम के उस समय के जो संपादक थे, उन्होंने मेरा 1990, आज से 30 साल पहले, शायद आप उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो उस समय मेरा इंटरव्यू किया था उन्होंने। और उस इंटरव्यू में भी मैंने ये कहा था, मैं भागलपुर के दंगे के काम के कारण थोड़ा बहुत इन सब लोगों को पता चला था, तो मुझे जनसत्ता में, मुझे संडे ऑब्जर्वर में, निखिल वागले का महानगर में, ऐसे कुछ अखबारों में मुझे उस समय इंटरव्यू के लिए खास बुलाया गया था। मैं तब कलकत्ता में रहता था। तो उस समय भी मैंने सुरेंद्र कुलकर्णी जी के इंटरव्यू में शहाबुद्दीन साहब के बारे में कहा था कि ये मुसलमानों के लाल कृष्ण आडवाणी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी ये हिंदुओं के शहाबुद्दीन है। और अब शहाबुद्दीन साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अब उनकी जगह पे मुसलमान, बीच में थोड़ा कोई नेतृत्व नहीं था, गैप था।
तो एक हैदराबाद के रजाकार नाम सुना होगा। रजाकार को कंट्रोल करने वाली जो फैमिली है ये ओवैसी है। इनके जो फोर फादर थे, ये निजाम के जमाने में रजाकार नाम की जो एक सेना थी जो बहुत बदनाम भी रही है। निजाम के खिलाफ के आंदोलन में हमारे कई सारे लोग, अनंत वाला और हमारे बहुत सारे, आनंद भालेराव और गोविंद भाई श्रॉफ और नारायण कुरुंकर जो बहुत बड़े विचारक भी माने जाते हैं, ऐसे कई सारे मराठवाड़ा के पुराने समाजवादी साथियों का निजाम के आंदोलन में का रोल रहा है। तो उनके लिखने बोलने से हम सुनते थे रजाकारों का क्या अत्याचार हुआ। तो वर्तमान ओवैसी फैमिली जो है कि उससे बिलोंग करती है, ये पुराने हैदराबाद में रहते हैं। एमपी का चुनाव भी वो पुराने हैदराबाद से चुन के आते रहते हैं। 2 या 3 एमएलए भी है शायद उनके, या कुछ ज्यादा ही संख्या होगी। और अभी म्यूनसिपल का इलेक्शन तो देखा ही होगा आपने, बिहार के बाद में सबसे चर्चित इलेक्शन के तौर पे उसको प्रचारित किया गया। और किस ढंग से मोदी वर्सेस ओवैसी, ये जिसको हम कलगीतुरा बोलते हैं या जुगलबंदी बोलते हैं, तो ओवैसी साहब का नाम जिस ढंग से मुसलमानों में वो खुद इस्टेब्लिश करना चाहते, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2002 के गुजरात के चुनाव के बाद अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट, 56 इंच छाती और क्या क्या जुमलेबाजी से उनका जो नाम परिचित हुआ, तो उसी तर्ज पर ओवैसी साहब जो है बैरिस्टर है, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, काफी अमीर फैमिली से है, बहुत बड़ा उनका हैदराबाद में कारोबार भी है, काफी बड़ा एजुकेशन हब भी है उनका खुद का, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बहुत बड़ी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो ये आज भारत के मुसलमानों के खुद को नरेंद्र मोदी के तौर पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बिहार चुनाव में भी उन्होंने जो अभी भी और इसके पिछले भी चुनाव में शिरकत की थी। ये एक ऐसी दास्ता है भारत के 135 करोड़ आबादी के मुल्क में 30-35 करोड़ मुसलमान और रेस्ट ऑफ लोगों में अगर और 1-2 करोड़ लोग दूसरे माइनस कर दो, सिख, क्रिश्चियन, नव बौद्ध वगैरह, तो गिन के आप एक तरह से मान लीजिए कि 100 करोड़ के आसपास हिंदुओं की आबादी पड़ती है। तो अगर ये 100 करोड़ के नेता कोई अगर XYZ है, तो उसी ढंग से वो बचे हुए 30-35 करोड़, हालांकि 30-35 करोड़ आबादी कोई कम नहीं होती है। आज पाकिस्तान की जनसंख्या भारत से, मतलब भारतीय मुसलमानों से कम है, बांग्लादेश की भी कम है, और एक इंडोनेशिया अगर छोड़ दे तो उसके अलावा कोई इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी वाला मुल्क दुनिया में है ही नहीं जितने मुसलमान भारत में रहते हैं। तो इस कारण भारतीय मुसलमानों में कुछ लोगों में ये एक जुनून आता ही है कि हम मुसलमान कौम के नेता क्यों ना बने। तो उस हिसाब से मैं इनको मुसलमानों के मोदी के तौर पे, क्योंकि अगर मुसलमानों का अल्पसंख्यक कोई नेता या कोई इस ढंग की तंजीम जब तक नहीं बताई जाती है, तब तक संघ परिवार या बीजेपी या आरएसएस की दुकान नहीं चल सकती है। और ये सिलसिला 100 साल से चल रहा है, कि आज से नहीं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी हैदराबाद के नवाब और आगा खान साहब ने, और उसी के तुरंत बाद हिंदू महासभा की स्थापना करनी पड़ी थी, जिसमें उस समय सावरकर डायरेक्ट संस्थापकों में नहीं थे, लेकिन बाद में वो बहुत जल्दी वो भी हिंदू महासभा के नेताओं में हो गए। और उसी ढंग से बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना भी शुरू से तो मुस्लिम लीग के खिलाफ ही थे, लेकिन बाद में वो आखिर थक हार के 1930-35 के आसपास, यानी लगभग 25-30 साल की गैप के बाद वो मुस्लिम लीग के नेता बने। और वो जो भी उन्होंने अपनी राजनीति की, उसके तहत उन्होंने एक अलग मुल्क बनाया। 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ, और वो एक देश के आज पिताजी माने जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी को भारत का दर्जा है। तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी अगर हिंदू पॉलिटिक्स करके 100% हिंदू पॉलिटिक्स, मैं आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी लाख भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती होगी कि वो सेकुलर पार्टी है, बिल्कुल झूठ है। ये भारतीय जनता पार्टी पुरानी जनसंघ की नई एडिशन है 1982 के बाद।
1977 में ये जनता पार्टी में विलीन होने के पहले 1951 से जब से इसकी स्थापना की थी, माधव सदाशिव गोलवलकर इसी नागपुर के आरएसएस के प्रमुख थे उस जमाने में। 1940 से हेडगेवार की मृत्यु के बाद वो बने थे और उनकी खुद की मृत्यु तक वो लगभग सबसे लंबे समय के आरएसएस के प्रमुख रहे। तो अपने जीवित काल में उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का जन्म खास करके पैदा किया जिसका नाम था जनसंघ। एक और तंजीम उन्होंने बनाई थी विश्व हिंदू परिषद। हिंदू महासभा तो उनके पहले से थी, लेकिन उनके सामने उन्होंने बनाई विश्व हिंदू परिषद। ये विश्व हिंदू परिषद विदेशों में रहने वाले जो भारतीय तथाकथित एनआरआईज, सभी एनआरआईज नहीं है उसमें, कुछ एनआरआई सेकुलर भी है, कुछ एनआरआई रेडिकल भी है, कुछ जरूरी नहीं कि कुछ एनआरआई नवबौद्ध भी है। तो इस कारण, लेकिन जो भी एक खाता पीता तबका है ऊंची जाति वाला, वो जो विदेशों में जाके बसा है, हाउडी मोदी और मेडिसन स्क्वायर वाला किससे आप सुनते होंगे, वो इवेंट जो किए हैं वो करने वाले लोग वो नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर। तो इस ढंग से ये विश्व हिंदू परिषद, जिसके बहुत सालों तक महासचिव बने रहे प्रवीण तोगड़िया नाम के, नरेंद्र मोदी जी की कॉन्टेम्परेरी उन्हीं के दोस्त है, दोनों एक ही मोटरसाइकिल पे घूमते रहते थे गुजरात में, अहमदाबाद में। तो उसी की देखा देखी में ये जो एक कहावत है ना, तरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो उस ढंग से मुस्लिम लीग हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग भारतीय जनसंघ और वर्तमान में मुस्लिम लीग भारत की सिर्फ केरल में थोड़ी सी उसका अस्तित्व है। कभी कभार एक आध दो एमएलए भी आ जाते हैं, कभी एक आध एमपी भी आ जाता है। आज की तारीख में उनका क्या रिकॉर्ड है पता नहीं, लेकिन भारतीय सांप्रदायिकता की राजनीति में का एक मुस्लिम कम्युनलिज्म या मुस्लिम कम्युनल फोर्स का भी मामला एक जिम्मेदार पक्ष है, और उसी को कैश कर करके आरएसएस या संघ परिवार अपनी दुकान बढ़ाता है। आज 100 साल का इतिहास होने जा रहा है। 1925 में ऑफिशियली भले संघ की स्थापना की होगी, लेकिन उसके पीछे भी जा सकते हैं अपन। तो इसलिए कुल मिला के 100 साल का एक हिसाब बनता है, एक पूरी शताब्दी, जो 20वीं शताब्दी जिसको बोला जाता है। अभी तो हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करके 20 साल हो रहे। तो 20वीं शताब्दी का जो पूरा हिस्ट्री है वो पूरा इसी तरह की उठापटक का है। और मान के चले थे कि 20वीं शताब्दी का 100 साल का दौर खत्म हुआ और अभी 21वीं शताब्दी में हमने प्रवेश किया है, कंप्यूटर भी आ गया है, आप और हम अभी जूम से बात कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ में, जो कि कभी उठ के स्टूडियो में जाना पड़ता था, जो कभी जाके पोस्ट ऑफिस में जाके खत पोस्ट करना पड़ता था, जो कई सारे ऐसे कम्युनिकेशन के तरीके बदल गए। आज की तारीख में आप घर बैठे बैठे, अभी आपके पहले मैं कश्मीर बात कर रहा था रोहित, आपके पहले 1 घंटे के आसपास मेरे एक दोस्त है, वो बर्फबारी बता रहे थे मुझे, जो मैंने अभी अभी व्हाट्सएप और फेसबुक पे पोस्ट की है। तो ये है आज की टेक्नोलॉजी का कमाल कि कहाँ कश्मीर नागपुर से कम 1000-2000 किलोमीटर दूर, और हम नागपुर के 15-20 डिग्री, शायद 25 डिग्री दिख रहा है मेरे कमरे में, इतनी डिग्री टेम्परेचर में, और वहां वो माइनस टेम्परेचर में मेरे से बात कर रहे थे लाइव, और अगल बगल की बर्फ भी बता रहे थे अपने घर आंगन की। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल जो विकास हुआ है, बहुत पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि टेक्नोलॉजिकल विकास तो हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से आदमी का मानस, आदमी का दिमाग वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे दुनिया भर के और क्या क्या नए नए गेम। कल मैं किसी टीवी स्टूडियो से आ रहा था, तो किसी सिग्नल में मेरी गाड़ी रुकी थी, तो एक लड़का एक ऐसा मोबाइल का ऑपरेट कुछ तो भी बेच रहा था जो 3 डायमेंशन टीवी जैसा दिखा रहा था। तो मैं अपनी कार की खिड़की से उसको बुला के नजदीक से देखा तो मैं भी चकित हो गया। वो एकदम थिएटर जैसा इंप्रेशन दे रहा था। ये मैं कल पहली बार देखा, क्योंकि मैं कोविड के कारण बहुत कम निकलता हूँ बाहर रास्ते में, लेकिन कल मैं जब एक टीवी इंटरव्यू जो आपने देखा होगा आवाज इंडिया टीवी के स्टूडियो से आते हुए, ये मैंने कल देखा। तो मुख्य बात अपना कहने का यह है कि टेक्नोलॉजी, तंत्र विषयक विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन मानसिक रूप से हमारा देश
और दुनिया भी बहुत हद तक फ्लाइट जॉर्ज का किस्सा कोई बहुत पुराना नहीं है, इसी 2020 का अभी खत्म होने में आज से और 17-18-20 दिन बाकी। और अमेरिका जैसे तथाकथित विकसित देश में एक अफ्रो अमेरिकन आदमी को किसी नोट के राउट के नाम पे एक पुलिस उसके गर्दन पे अपना घुटना रखता है और उसको वहीं पर रास्ते पर मार डालता है। तो भारत में भी कम अधिक प्रमाण में ऐसा ही होता है। भारत में दलितों के साथ तो सदियों से हो रहा, 5000 सालों से जारी है। और मुसलमानों के साथ में भी लव जिहाद के नाम पे, गाय के नाम पे, तो ये जो पूरा राजनीति भारत के हिस्से में पिछले कुछ सालों से, वैसे तो 25-30 सालों से हम बोल सकते हैं, 1985-86 से जब से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला खड़ा किया, उसके बाद से अभी वो परवान पे चढ़ गया है, क्योंकि अभी तो उनकी सत्ता आ गई है, भारत के कई राज्यों में भी है और केंद्र में भी है। तो अब तो एक तरह से उनके लिए खुली छूट है। तो एक तरह से अभी वो अघोषित हिंदू राष्ट्र, तो उस अघोषित हिंदू राष्ट्र में किसी तथाकथित मुस्लिम नेता को भी लग सकता है कि मैं अपनी मुस्लिम राजनीति का अपना खुद का दुकान क्यों ना आगे बढ़ाऊं। और इसीलिए आपने जो मुझे शुरुआत मुस्लिम नरेंद्र मोदी के नाम से जो की ओएसी के, तो मैं ओएसी को मुसलमानों का नरेंद्र मोदी बनने का सपने वाला बोलता हूं और नरेंद्र मोदी को हिंदुओं का ओएसी, क्योंकि वो भी जब तक हिंदू हिंदू करके, क्योंकि उनका वो कितना भी 135 करोड़ देश के प्रधानमंत्री बने होंगे, लेकिन वो है तो अपने आप को खुद को गर्व से कहो हम हिंदू है वाला जो स्टिकर किसी जमाने में बांटते घूमते थे, जो हमने हमारे घर से फाड़ के फेंक दिया था, गर्व से कहो हम इंसान, मैंने कहा वाले है, हम गर्व से कहो हिंदू या मुसलमान या मराठा वाले नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो संकुचित राजनीति का दौर 100 साल से शुरू हुआ था, लेकिन बहुत दुख की बात है, टेक्नोलॉजिकल विकास तो देश का और दुनिया का हुआ है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी के साथ में हमारा जो दिमाग है वो और भी पिछड़ता जा रहा है। आज की तारीख में बहुत अच्छे अच्छे आईटी इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट और बहुत पढ़े लिखे लोग भी कम्युनलिज्म के बारे में थोड़ा सा खरोचेंगे तो मामला बहुत संगीन निकलता है। तो इसलिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी में जाने के बजाय ऑल इंडिया सेकुलर फोरम, राष्ट्र सेवा दल जैसे धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने के, जातीय धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने के, समतामूलक समाज बनाने के जो बाबा साहब ने जो मंत्र दिया है, उसी के अनुसार समाज बनाने की कोशिश वाले हम लोग हैं। तो इसलिए हमारे लिए आपत्तिजनक आदमी लगता है जितना कोई नरेंद्र मोदी या कोई मोहन भागवत या कोई तोगड़िया या कोई जो भी कम्युनल या जातिवादी राजनीति करने वाले किसी भी व्यक्ति को, या कोई विश्व के पटल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भी ले सकते हैं, किसी एडरगोन को भी ले सकते हैं जो किसी चर्च को मस्जिद बनाता है, मस्जिद को चर्च बनाता है। तो ये जो राजनीति है पूरी विश्व भर की, कहीं की भी हो, एक मराठी में कविता है ना, एक मराठी में कविता है, अन्याय घडो शेजारी की दुनियेच्या बाजारी, धावून तिथेही जाऊ, स्वातंत्र्य मंत्र हा गाऊ। ये मेरे जीवन का मंत्र है। इसका मतलब हुआ हिंदी में कि अन्याय मेरे अगल बगल में हो या दुनिया के किसी और जगह में हो, आज अगर मैं नागपुर में मेरे घर में सुरक्षित कमरे में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, और इस समय अगर गाजा पट्टी में, इस समय अगर दुनिया के किसी कोने में किसी के ऊपर अन्याय हो रहा होगा, तो मुझे उतना ही दुख होगा जितना दुख मेरे घर में या मेरे पड़ोस में होने की घटना को होना चाहिए। साने गुरुजी के हम लोग सभी कोशिश करने वाले बच्चे, मराठी में धडपडणारी मुले, तो साने गुरुजी एकात्मता की एक बहुत सुंदर व्याख्या करते थे। अगर मेरे पैर के अंगूठे को काटा चुभा, अंगूठा है नीचे, शरीर का सबसे नीचे, और मेरे आंखों में पानी आता है, अंगूठा चुभने से आंखों में पानी आता है, तो वैसे देश दुनिया के बारे में मेरा भी संवेदना होनी चाहिए। अगर मेरे कश्मीर में कुछ होता है, जो मैंने आपको हवाला दिया कि मेरा एक दोस्त मेरे से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर रहा था, तो उसी ढंग से गाजा में कुछ हुआ, उसी ढंग से फ्लाइट जॉर्ज के साथ कुछ हुआ, उसी ढंग से इथोपिया या उसी ढंग से जापान या उसी ढंग से कहीं कंबोडिया या वियतनाम, कहीं भी, या हमारे बगल के गढ़चिरौली या नागपुर के भी किसी गली कुचे में या मेरे पड़ोस में हुआ, तो जो दुख मुझे अपने घर में, अपने पड़ोस में होने वाली बात का होता है, उतना ही दुख मुझे मेरे देश और दुनिया में होने वाली बात का होना चाहिए।
यही सब प्रिंसिपल्स बचपन से हम लोग अपने दिलों में संजो के बड़े हो रहे हैं, और इन्हीं प्रिंसिपलों के कारण आज 67 साल की उम्र में भी हमको देश दुनिया के सवालों के बारे में वो संवेदना रखते हैं हम, और हम दुआ करेंगे कि वो हमारी संवेदना मरते दम तक बनी रहे, कि विश्व के पटल पर कहीं भी हाथरस हो या कोई गाजा हो या कोई पाकिस्तान हो या भारत हो या भागलपुर हो या गुजरात हो, कहीं भी खैरलांजी हो, किसी भी तरह के अन्य अत्याचार के बारे में मुझे उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए जितनी तकलीफ मुझे अपने घर में, मेरे अपने खुद के परिवार में अगर होती है, तो मैं जैसा तिलमिलाता हूँ, मैं जैसा दुखी होता हूँ, उस ढंग से दुख, उस ढंग से तकलीफ मुझे विश्व के पटल पे किसी भी जगह के होने वाले अत्याचार के बारे में होनी चाहिए। अभी आज की तारीख में हम ठंड में, अभी तो थोड़ा हम यहाँ कम ठंड का अनुभव करें, लेकिन दिल्ली और उत्तर भारत में बेतहाशा ठंड है, और वहाँ हमारे किसान भाई, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, मेरा पूरा परिवार का पुश्तैनी धंधा किसान ही रहा है। हमारे घर में तब तक नौकरी का और किसी और पैसे का जरिया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ किसानी थी, 12 महीना 24 घंटा खेती करके ही मेरा खुद का पढ़ाई लिखाई हुई है। तो उस परिवार का होने के नाते भी मेरा एक जेनेटिकल एसोसिएशन किसानों के साथ में अनायास है, और आज की ठंड में मेरे जैसे सफेद दाढ़ी वाले, मेरे से भी बुजुर्ग लोग आज लाखों की संख्या में हमारे राजधानी के बॉर्डर के ऊपर 2 हफ्ते से ऊपर पड़े हुए हैं। पड़े हुए बोलूंगा इसलिए क्योंकि वो सिर्फ अपनी मांगों के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, और ये बेरुखी से सरकार, बेरहमी से सरकार, वाटर कैन से लेके आंसू गैस से लेके, मुझे रोहित नींद नहीं आ रही है। किसानों का वो जो दर्द है, किसानों का साथ वो जो अत्याचार चल रहा है, किसानों को साथ में जलेबी का जो खेल कर रहे वार्ता का, उस बात को लेकर भी मैं दुखी हूँ। मेरा विषय सांप्रदायिकता का है, लेकिन मेरा विषय किसानी का भी है, मेरा विषय दलित का भी है, मेरा विषय विस्थापन का भी है, मेरा विषय किसी आदिवासी का भी है, और मेरा विषय किसी महिला के ऊपर होने वाले हाथरस के अत्याचार का भी है। इन सब चीजों से मैं बेचैन। हाँ बोलो बोलो। सर, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मुझे लगता है आपने बात इसके ऊपर भी कीजिए। एक है कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, जब थी, जी तब जी उन्होंने जो ये राइट विंग भी नहीं कहना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ने जो टेरर ब्लास्ट किए थे हिंदू राइट विंग ने, उसकी कुछ जी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली किया नहीं। और जी सेकंड ये मुद्दा है कि आपने ये जो एक्सट्रीमिस्ट विंग के लोग हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट विंग के लोग, इनको जी। क्या, आपका क्या एक्सपीरियंस था इनको करीबी से देखने का? क्योंकि बहुत लोगों की जान भी गई है इस प्रोसेस में। तो आप ये 2 मुद्दे पे अब बोलिए। आप मुझे ऐसे आदमी को पूछ रहे, शायद उसी ने इन चीजों की इंक्वायरी की है। पहली इंक्वायरी मैंने की थी, प्रफुल्ल बिड़वाई नाम के मेरे एक मित्र थे जिनका देहांत हो गया, पत्रकार थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार थे, गार्डियन से लेके लॉ मॉन्टे नाम के फ्रांस के सबसे बड़े अखबार में भी उनके कॉलम छपते थे, और भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, फ्रंटलाइन में भी लीडिंग वो कॉलमिनिस्ट थे। मेरे दोस्त थे, बचपन से दोस्त थे मेरे, उम्र के 15-16 साल का मैं जब था तब से हमारी मैत्री थी। तो वो मुझे अक्सर दिल्ली से कांटेक्ट में रहते थे। तो जैसे ही नांदेड़ का ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला बार बार कि सुरेश, यू शुड गो नांदेड़ एंड इन्वेस्टिगेट। 6 अप्रैल 2006 को, हालांकि मुझे उस समय कश्मीर, और कश्मीर के तुरंत बाद मुझे पैलेस्टाइन की अमन व कारवा लेकर चलना था, लेकिन प्रफुल्ल बिड़वाई की इंसिस्ट होने के कारण बहुत, और एक दूसरे मित्र है राम पुनियानी, ये 2 मित्रों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि तुम इन्वेस्टिगेशन के मामले में बहुत तेज हो और तुम्हें एक सेंस है, जिसको 6 सेंस बोलते हैं, यू शुड गो। तो मैं बहुत मुश्किल से रोहित एक कार से सवेरे निकल के शाम के 3-4 बजे तक मैं नांदेड़ पहुंचा, नागपुर से कम 400 किलोमीटर के आसपास का दायरा है। लेकिन मित्सुबिशी लांसर नाम की कार थी हमारे एक दोस्त की, उसने खुद वादा किया कि मैं आपको आज ले जाकर कल सवेरे की फ्लाइट के पहले वापस लाता हूँ। कल मुझे नेक्स्ट डे कश्मीर के लिए निकलना था नागपुर एयरपोर्ट से। तो मैं गया,
शायद ये 6 अप्रैल का हादसा है, तो मैं 7 या 8 या 9 अप्रैल को गया होगा, क्योंकि मुझे 10 अप्रैल को जाना था, इसलिए वो याद है मुझे। हार्डली घटना के 1 या 2 दिन के पश्चात मैं पहुंचा था नांदेड़। पाटबंधारे नगर नाम की जगह, ये नांदेड़ का ही उपनगर है, पाटबंधारे नगर, कोई लोग भाग्यनगर भी बोलते, क्योंकि पुलिस स्टेशन का नाम भाग्यनगर है। और आश्चर्य की बात, जब मैं वो पुलिस स्टेशन में भी गया बाद में, तो उस पुलिस स्टेशन में ताजा ताजा उद्घाटन किया हुआ, वहाँ कई सारे आम के पत्ते वत्ते भी, उसकी मालाएं लगी हुई थी। तो पूछा भी, हाँ बोलिए 26 जनवरी 2006 को ही इस नया पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। तो उसका वहां पर बाकायदा कुछ अवशेष भी बचा हुआ था एकदम, यानी अप्रैल और जनवरी में कितना फासला था, 2 या 3 महीने का। सबसे शायद ताजा पुलिस स्टेशन था ये। उस घर से मैं बोल रहा हूँ, जिस घर से कोई भी आवाज होगी तो उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगी, ऐसी फासले में की मैं बात बोल रहा हूँ। तो 6 अप्रैल की घटना की जांच के लिए मैं 1 या 2 दिन के भीतर नांदेड़ पहुंचा। 3-4 बज गए थे मुझे, लेकिन मैं सीधा स्पॉट पे गया। सबसे पहले पाटबंधारे नगर के नरसिंह नाम का वो बंगले का नाम है, और राजकोंडावार नाम के उसके मालिक थे, कोई रिटायर्ड इरिगेशन इंजीनियर का वो बंगला था। 3-3.5 हजार फीट का वो प्लॉट रहा होगा। और उसके सामने में आंगन, एक मैदान था कॉलोनी का, जो एक बीच में मैदान होता है बीच में। तो उस नरसिंह मकान के ऊपर भगवा झंडा लगा हुआ था बाकायदा। और उसका जो, जिसको हम लोग मराठी में ओटा बोलते या हिंदी में दहलीज बोलते या बरामदा बोलते, पहला वाला कमरा जो होता है खुला, ओपन, तो उस ओपन बरामदे में महाभारत का बहुत बड़ा एक ऐसा पेंटिंग किया हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण रथ चला रहा है और अर्जुन पीछे बैठा हुआ है। वो एक फोटो बहुत बड़े पैमाने पे, स्क्रीन जैसी सिनेमा का स्क्रीन होता वैसी वो लगी हुई थी, इसलिए वो भूल नहीं सकता कोई। मेरा ध्यान उसकी तरफ गया, और अगल बगल के सब लोगों को मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि क्या हुआ क्या नहीं, कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। अंत में कोई एक लड़का 15, 16 या 20 साल का होगा, वो आके धीरे से बोला कि अंकल यहाँ पर परसों एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो पहले तो हम लोगों को लगा, क्योंकि लातूर और किल्लरी भूकंप हो चुका था शायद 1993 में, तो हमको लगा कि ऐसे ही कोई भूकंप हुआ कि क्या, तो पूरी कॉलोनी रास्ते पे आ गई थी रात को 2 बजे। और ये घटना जिस घर में हुई, उस घर के लोग तो शायद, उस समय तो मैं गया तब लॉक ही था, फिर मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में मैंने कोशिश की पुलिस वालों से पूछने की, तो बाद में मुझे जो पता चला कि पूरा घर, जिस कमरे में ये ब्लास्ट हुआ, उस कमरे के छत के ऊपर तीनों बॉडीज, जो बॉडीज वहां पर मर गई, 3 लोग थे वो, उनके शरीर के टुकड़े या उनके शरीर के मांस के टुकड़े छत के ऊपर, जैसा कोई कुकर ब्लास्ट होने के बाद में खाना जैसे घर की छत पे चला जाता है किचन की, उस ढंग से इंसान के बॉडीज के टुकड़े चले गए। और कोई बॉडी कौन सी है, किसकी है, कौन सा शरीर किसका क्या है, ये पता भी नहीं चल रहा था। 3 लोग थे उसमें, नरेश राजकोंडावार नाम का लक्ष्मण राजकोंडावार का बेटा, और लक्ष्मण राजकोंडावार खुद तीर्थ यात्रा में गए ऐसा बोला गया था। वो कितना सही गलत वो अलग बात है, वो और अपनी उनकी पत्नी, लेकिन ये नरेश राजकोंडावार उस घर में रह रहा था। और वो पाटबंधारे भाग्यनगर पुलिस स्टेशन की पुलिस बार बार मुझे बोल रही थी कि फटाक्यांचा स्फोट मीन्स क्रैकर्स, जो दिवाली में लोग फोड़ते रहते किसी और समारोह में, वो मैंने बोला कि ये एक किसी राजकोंडावार नाम के व्यक्ति का घर है तो आप फटाके बोल रहे, यही किसी मुसलमान का घर होता तो आपने एटम बॉम्ब बोला होता। आप लोग इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे? फटाक्यांचा स्फोट बोल के आप इसको ढकना चाहते हो। इस ढंग से मैंने पुलिस को धमका। वहां फतेह सिंह पाटिल नाम के एसपी थे, कोई सिंगल नाम के पुलिस कमिश्नर थे, और वो सब लोग टालाटाली कर रहे थे। वहाँ का प्रेस है, प्रेस वालों से मिला मैं, प्रजावाणी नाम का वहाँ का प्रमुख अखबार है, वहाँ के दफ्तर में मैं रात को 9-10 बजे तक बैठा था, उनसे बात किया, क्राइम रिपोर्टर्स से, देशमुख नाम के, और वो सब चीजों से जानकारी ली। और यही मुझे मोटा मोटी पता चला कि ये एक आरएसएस का घर है। लक्ष्मण राजकोंडावार बहुत कमिटेड आरएसएस के कार्यकर्ता है, और उनके घर में कोई पाइप बॉम्ब बनाने का सेंटर था, और वो बॉम्ब बनाते बनाते कुछ तो भी टेक्निकल गड़बड़ हो गई,
और ब्लास्ट हो गया, और इस ढंग से वो 3 लोग तो जगह पर ही मर गए। 3 लोगों में एक तो लक्ष्मण राज कोंडावर का बेटा नरेश, एक था हिमांशु नाम का लड़का जो बजरंग दल या हिंदू महासभा का भी शायद बहुत एक्टिव कार्य करता था, हिमांशु पांडे, और एक तीसरा, 3 ऐसे शायद पांडे नाम का या देशपांडे नाम का कोई, ऐसे 3 लोग उसमें ऑन द स्पॉट मारे गए थे। और एक जख्मी होकर भाग गया था जो बाद में पुसद में पकड़ा गया, किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया था, वो उसका नाम शायद देशपांडे था। तो इस ढंग से इस हादसे को कुछ घंटों के भीतर मुझे जो भी जल्दबाजी में इंक्वायरी करनी पड़ी, तो इसका रिपोर्ट जो मैंने बनाया था ये हो गया 6 अप्रैल 2006, और उसी के 1 जून 2006 यानी 2 महीने के भीतर, 2 महीने को भी और 1 हफ्ता बाकी था, ये 1 जून मेरा स्कूल का जन्म दिवस है। असली जन्म दिवस तो 25 दिसंबर है, लेकिन स्कूल का जन्म दिवस 1 जून होने के नाते मुझे याद है 1 जून 2006 को नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर, जिसको मुख्यालय बोलते, संघ मुख्यालय पुराना, जहां से हेडगेवार ने शुरुआत की थी आरएसएस की, मोहितेवाड़ा, वो अभी आरएसएस का मुख्यालय है, वहां पर फिदायीन हमला हुआ करके 2 जून के अखबार में मैंने न्यूज पढ़ी। तो मैं हैरान हो गया। मैं सोचा कि ऐसे कौन मुस्लिम आतंकवादी हो सकते हैं कि जो आरएसएस हेडक्वार्टर, जो भारत के तथाकथित हिंदू संगठन के रूप में मशहूर है और उसका जो भी नेटवर्क है राष्ट्र सेवा दल की तुलना में काफी बड़ा है। मैं भले राष्ट्र सेवा दल का पूर्वाध्यक्ष रहा 1.5 साल पहले तक और अभी उसका सैनिक हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ये मान्य करता हूँ कि अखिल भारतीय स्तर का संगठन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। आसाम से लेके कन्याकुमारी से लेके उनका नेटवर्क है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसे संगठन के हेडक्वार्टर को उड़ाने का कार्रवाई करने वाला ऐसा कौन मुस्लिम संगठन होगा भाई? क्योंकि एक गोधरा की घटना हो जाती है और इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इतने लोग मारे जाते हैं, और आरएसएस हेडक्वार्टर का सचमुच कोई उड़ा देगा तो क्या होगा देश में? इतनी भी मैंने कहा अकल किसी मुस्लिम संगठन में नहीं है क्या? तो इस ढंग से मेरे को सवाल पड़ा। तो आज मैं पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ लोकसत्ता नाम के अखबार में मेरे घर में आता था उस समय, तो उस समय लोकसत्ता के समूह संपादक थे कुमार केतकर, नागपुर एडिशन के संपादक थे उस समय हमारे मित्र थे। लेकिन मैंने कुमार केतकर को सीधा फोन किया। कुमार केतकर भी मेरे अच्छे दोस्त है, आज वो राज्यसभा के मेंबर है कांग्रेस के। मैंने कहा कुमार, ये जो नागपुर में हादसा हुआ इसके बारे में तुम्हारे अखबार में एक न्यूज है, संशयाचे धुके करके एक शब्द है, मैंने कहा आखिर में, तो मामला क्या है? तो कुमार ने मुझे बोला कि नागपुर के प्रवीण बरदापुरकर जो प्रेसिडेंट एडिटर है, तुम उनसे बात करो। तो प्रवीण बरदापुरकर जी को मैंने पूछा, वो भी मेरे दोस्त है क्योंकि वो भी पुराने मराठवाड़ा समाजवादी अखबार के प्रोडक्ट है और बाद में वो नागपुर आके पत्रकार बने, मूलतः मराठवाड़ा के। तो प्रवीण से जब मैंने पूछा तो प्रवीण ने कहा कि हाँ सुरेश, मुझे भी डाउट है कि ये जो ब्लास्ट है, क्योंकि इसके बारे में मुझे खुद गोपीनाथ मुंडे जी ने फोन करके पूछा परेली वैजनाथ से कि अरे प्रवीण, ये जो हुआ है ये मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा यार, ये क्या सचमुच कुछ दम है क्या इस बात में? मेरे को आने की जरूरत है क्या? बोले। तो प्रवीण ने कहा कि मेरे तभी कान खड़े हुए। फिर उसके बाद तुरंत ये आ गई थी उमा भारती। उमा भारती का स्टेटमेंट है, इतनी तंग गली में इतनी बड़ी ये बात घटना हो कैसे सकती है? क्योंकि वो पुराना नागपुर है और उस नागपुर में बहुत गलियां छोटी है, बहुत कंजेस्टेड है। तो उसमें बाद में पुलिस ने दावा किया कि ये फिदायीन कराची, लाहौर और कहां से आने के उनके पते वगैरह सब कुछ, बहुत कुछ, वो हास्यास्पद मामला है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो मेरे कान खड़े हुए। तो मैंने बोला प्रवीण, मैं अभी कल या परसों एक टीम बना के इंक्वायरी करने जा रहा हूं, जरूर करो। बोले। मैंने कहा मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने जो न्यूज में संशयाचे धुके ये जो शब्द लिखा है, मैंने डाउट का कोहरा हिंदी में, तो संशय का कोहरा, कोहरा नाम की एक फिल्म भी है हिंदी में, बहुत मशहूर। तो मैंने कहा कि आप बाद में बदलोगे नहीं ना, आप स्टेटमेंट वापस तो नहीं लोगे ना? बोले बिल्कुल नहीं। बोले। तो मैंने कहा मैं इंक्वायरी करने जा रहा हूं
और मैं इंक्वायरी में केंद्र बिंदु में लोक सत्ता को रखूंगा। और इस ढंग से मैंने आरएसए हेडक्वार्टर की इंक्वायरी की कोशिश की। कोइंसिडेंटली जस्टिस कोलसे पाटिल भी नागपुर में किसी एक कार्यक्रम में आ रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि अब अनाया साहब आ रहे तो आपकी अध्यक्षता में, मेरे संयोजकत्व में हम लोग इंक्वायरी क्यों न करें। हालांकि हमको बहुत लोगों ने मना किया, बहुत नामी गिरामी लोगों ने कहा कि सुरेश क्या कर रहे हैं आप, आरएसए हेडक्वार्टर को उड़ाने का कोई षड्यंत्र करता है और आप उसमें भी डाउट देख रही है, क्या बात है। तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे डाउट आ रहा है, लेकिन तो इसलिए मैं जब तक खुद इंक्वायरी करता नहीं तब तक हो सकता मेरी इंक्वायरी से भी निकले कि फिदाई मामला हुआ था तो मैं लिखूंगा भी, लेकिन मुझे तो देखना है भाई। तो इस हिसाब से मैंने 1 जून की अगर ये घटना है तो मैं 3 या 4 जून या 2 जून को गया होगा, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी गया था। हम ही गए थे शायद, जहां तक मुझे याद है। पुलिस के बाद पहले जाने वाले कोई लोग होंगे तो हम ही लोग थे। हम गए बाकायदा, वो जिस जगह पर ये हादसा हुआ था, वो जो गली है जहां पर भाऊजी दफ्तरी नाम के पुराने बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं हमारे देश के, उनका मकान है, उस मकान के आसपास की ये घटना है जहां पर वो गाड़ी तथाकथित फिदाइन लोगों की उन्होंने गोली चलाई और पुलिस ने रोकी। और वो मतलब जो घटना जो घटी है एनकाउंटर की, वो उस स्पॉट पे हम खड़े थे, बहुत देर खड़े थे। वहां के अगल बगल के लोगों से भी बात की, वहां कोई भारत विद्यालय है उसके भी दीवारों को हमने चेक किया, और वहां की जो दीवारों पे जो जो गोलीबारी हुई थी उसको भी हमने चेक किया। वहां पर एक मारुति वैन खड़ी थी सफेद, किसी मेरे नाम के सज्जन थे, सुरेश, सरनेम भूल गया उनका, सुरेश देशपांडे या कुछ ऐसे ही। तो उनको पूछा, मैंने कहा आपकी गाड़ी 1 जून की रात को कहाँ थी? तो बोले यही थी। अब वो गाड़ी और ये हादसे में कुछ फीट का फासला था, लेकिन उस गाड़ी को खरोच भी नहीं आई थी। तो मैं उनको पूछा तो आप उस समय क्या कर रहे थे? तो बोले हम तो हमारे घर की खिड़की खोलने की कोशिश की तो पुलिस ने नीचे से चिल्ला के बोला खबरदार खिड़की खोली। तो मुख्य रूप से कहने का मुद्दा यह है कि रात के 2-3 बजे के आसपास की घटना में आरएसएस के हेडक्वार्टर के अगल बगल के किसी भी एक आदमी को देखने नहीं दिया गया। सबको दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखने के लिए चिल्ला चिल्ला के पुलिस ने कहा, और ये तथाकथित एनकाउंटर का कुछ आवाज उन लोगों ने जरूर सुना। कुछ 3 बॉडीज, बाद में 3 या 4 बॉडीज फिदाइन के नाम पे उन्होंने जो भी बताई गई, मीडिया ने भी कवर किया था, वो मेरे पास भी उसके फोटोग्राफ्स है, न्यूज है, क्लिपिंग्स है, सब कुछ है। लेकिन बाद में फिर मैंने वहां का जो पुलिस स्टेशन है, जिसको कोतवाली पुलिस स्टेशन बोलते हैं, उस महल का पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन में भी गए तो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जगह पर नहीं थे। तो वहां पर 2 गाड़ियां ढकी हुई थी किसी तारपल से। तो मैंने पुलिस को पूछा कि ये गाड़ियां कौन सी? तो बोली ये वही गाड़ियां है, एक हमारी पुलिस की गाड़ी है, ये शायद क्या बोलते हैं उसको, टाटा की गाड़ी थी, टाटा सुमो, और उनकी गाड़ी जो थी वो पुरानी एम्बेसडर थी आतंकवादियों के नाम पर। तो गाड़ी का कलर देखकर, गाड़ी का हवलिया देखकर, मेरे खुद के पास में पुरानी फियाट, कम से कम 25 साल पुरानी है, वो एम्बेसडर की एज और मेरी कार की एज एक ही होगी। और मेरी कार को 1 दिन भी नहीं जाता जिसमें धक्का मार के शुरू की किए बगैर वो चलती नहीं है। और कहीं भी बंद पड़ी तो फिर धक्का मारने के लिए मुझे जाने वाले आने वाले लोगों को विनती करनी पड़ती है। तो ऐसे कार का मैं एक मालिक होने के नाते वो जो एम्बेसडर कार देखी मैंने, मेरे कान खड़े हो गए। ये महीने का जम्मू कटरा से ये कार लेके आए, पुलिस का वर्जन है ये, मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ। और ये कार 2-2.5 हजार किलोमीटर नागपुर तक ये लोग चला के आ रहे। बाद वो कोई शू, जो मॉडर्न शू होते 2-3 हजार रुपए के, आजकल क्या बोलते हैं उनको, पावर या क्या क्या नाम के, हम तो कभी खरीदे नहीं लाइफ में, लेकिन ऐसे शूज खरीदने के लिए वो पटना गए, क्योंकि उनका शू का बिल भी पुलिस ने पेश किया है। अब मैंने कहा इनको शू लेने के लिए जम्मू कश्मीर से आते हुए पटना क्यों जाना पड़ा, डायरेक्ट नागपुर भी आ सकते थे। और नागपुर में भी दुकानें हैं और देश के और भी रास्ते में कई शहरों में दुकानें थी। तो वो खास पावर शू कुछ तो भी बाटा के सबसे महंगे, वो भी पुलिस ने अपने खुद के स्टेटमेंट में दावा किया है। मतलब वो कहानी गढ़ने के लिए कैसी कैसी उलझुल चीजें
पुलिस वाले बेवकूफ जैसा करते उसका ये मैं प्रमाण बता रहा हूँ। और ये सब मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। और वो 2 गाड़ियों का जो कवर था वो निकाल के जब मैंने चेक किया तो मैं दंग हो गया, क्योंकि उसके चारों टायर इंटैक्ट थे, दोनों के शीशे भी इंटैक्ट थे, सामने का भी और अगल बगल के भी। और जो गोलियां जो लगी हुई थी उसमें साइज बड़ी अजीबोगरीब थी, किसी की बड़ी, किसी की छोटी, किसी की मिडल साइज की। और तथाकथित पुलिस की जो गाड़ी जो सोमो है उसकी जो ड्राइविंग सीट है उसके एकदम जहां से हम पेशाब करते उस जगह पर कोई भी आदमी अगर ड्राइविंग सीट पे बैठा तो सीधी वो वहां गोली लग सकती है। तो मैं पुलिस को पूछा कि क्या बगैर ड्राइवर की गाड़ी थी क्या? बोले क्यों सर? मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं बोले बिल्कुल गाड़ी ड्राइवर के साथ ही थी, कोई दो राय नहीं, चलती हुई गाड़ी थी, ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही बैठा था और वहीं से पुलिस गोली चला रही थी आतंकवादियों की गाड़ी पर। तो ये जो पूरा गोली वाला जो चक्कर है वो इतना मतलब डाउटफुल था, जो मैंने अपने रिपोर्ट में लिखा है, ऑनलाइन है, अवेलेबल है। आप अगर टाइप करोगे डॉक्टर सुरेश खैरनार या PUCL RSA हेडक्वार्टर फिदायीन हमला ऐसा करके तो मिल जाएगा आपको, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैंने सीधा कहा नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 अप्रैल 2006 के नांदेड़ की घटना से ध्यान बांटने का यह षड्यंत्र है। 35 से 40 पत्रकार बैठे थे, प्रेस फोटोग्राफर्स थे, नॉर्मल जर्नलिस्ट भी थे, सीनियर भी लोग बैठे थे, जिसको भरगच्छ प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, भरी हुई पूरी, तिलक पत्रकार भवन बोलते हैं उसको। लेकिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक सीनियर पत्रकार मुझे बोलता है कि खैरनार साहब माफ कीजिए, आपकी बात सही भी हो सकती है लेकिन हम एक लाइन भी नहीं छापने वाले हैं। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, 500-600 रुपए का किराया भरा हमारे यहाँ का, हमको चाय पिलाई, लेकिन हम आपकी कोई भी न्यूज कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मालिक लोगों को कल सुदर्शन मोहन भागवत की जगह उस समय RSS के वो प्रमुख थे, उन्होंने कल मालिकों को, संपादकों को बुला के संघ बिल्डिंग में मीटिंग लेकर कुछ तो भी हिदायत दी और हम लोग बाध्य है आपकी न्यूज न छापने के लिए। और वही हुआ, उल्टा मेरी न्यूज छापने के बजाय मेरे खिलाफ में अग्रलेख लिखे गए तरुण भारत में। मेरे खिलाफ में हितवाद नाम का अंग्रेजी अखबार है, नागपुर का एकमात्र पुराना, उस अखबार में कोई पांडे, कोई देशपांडे, कोई कुलकर्णी, कोई क्या क्या नाम से, और एक तो कोई मारुति कामले नाम से भी पत्र है, जैसा सामना चित्रपट में है ना एक मारुति कामले से काय झाड़, तो उस ढंग का एक मारुति कामले भी मेरे ऊपर आरोप कर रहा है कि खैरनार को गोलियों के बारे में, खैरनार को इसके बारे में इतनी तफसील से जानकारी कैसी है, यानी इनडायरेक्टली वो मेरे को ही उस पर फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और नागपुर पुलिस का तो हमारे खिलाफ में एक अभियान जैसा चला। बाद में खैर हमने नागपुर पुलिस कमिश्नर को जस्टिस कोलसे पाटिल जी को विनती की कि आप रिटायर्ड जज हो, आप अध्यक्ष है इस इंक्वायरी टीम के, तो आप एक खत लिखो कि ये पुलिस क्या उलझुल बोले जा रही है। तब उसने माफी मांगी है, यादव नाम का कमिश्नर था उस समय नागपुर का, अभी रिटायर हो गया होगा। बाद में वो बोला भी बोलते कि ये सब हमको कंपेल होके करना पड़ा। और आपको आश्चर्य लगेगा, उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस समय केंद्र में UPA की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कोई महाराष्ट्रीय नहीं गृह मंत्री था शायद शिवराज पाटिल, और महाराष्ट्र का भी गृह मंत्री था उप मुख्यमंत्री RR पाटिल। वो भी दूसरे दिन नागपुर आया था, वो भी दरवाजे खिड़कियां बंद करके सुदर्शन से बात करके वापस गए हैं। और ये मेरा रिपोर्ट उनको भी है, वो मेरा रिपोर्ट होम सेक्रेटरी को भी है, वो मेरा रिपोर्ट शिवराज पाटिल को भी है, वो मेरा रिपोर्ट भारत के होम सेक्रेटरी को भी है, वो मेरा रिपोर्ट राष्ट्रपति को भी है। लेकिन उसके बावजूद आपने जो पूछा ना कि उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, मालेगांव की भी समय कांग्रेस की सरकारें थी भैया। उसी 2006 के सितंबर महीने में मालेगांव में एक ब्लास्ट हुआ, पहला शबे बारात के दिन। शबे बारात यानी जैसी पितृमोक्ष अमावस्या होती है हिंदुओं में, वैसी अपने मरे हुए पुरखों के प्रति श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होता है रात भर। 1 लाख के ऊपर मुसलमान इकट्ठा होते और वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 40 के आसपास लोग मारे गए और 110 मुसलमान लड़कों को उठा लिया वहां के SP ने। मैंने उसको कहा, राजवर्धन अभी शायद वो DIG पद पे है, उनकी बहुत बड़ी, बीच में वो ATS के भी चीफ बने थे, ये बिहार के आदमी है,
लेकिन महाराष्ट्र कैडर में आए हुए आईपीएस के। राजवर्धन जी, आपकी क्या राजनीतिक मजबूरी है मुझे मालूम नहीं। शबे बारात में 1 लाख मुसलमान इकट्ठा होते, 40 लोग मारे जाते, सभी के सभी मुसलमान, और आप अरेस्ट भी कर रहे मुसलमानों को। मेरा जहां तक जमीर कहता है, यहाँ दूर दूर तक मुसलमान का संबंध नहीं। रोहित, ये बात मैं ब्लास्ट के 1 हफ्ते के भीतर बोल रहा हूं। मैं अगर 28 सितंबर को ब्लास्ट हुआ तो मैं 29 या 30 सितंबर को वहां पहुंचा हुआ था, और क्योंकि 2 अक्टूबर का मैं वहां के गांधी जयंती का वक्ता भी था किसी गांधीयन संस्था में, इसलिए मुझे वो याद है। तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में जब 60 साल का बाबा साहब का धर्मांतर का नागपुर में दीक्षा भूमि पर लोगों का जमघट आना शुरू हो गया था, मेरे को ट्रेन से आना था, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के लिए भी मेरे को जगह नहीं मिली, क्योंकि पूरा नागपुर स्टेशन हमारे बुद्ध भाइयों से भरा हुआ था, तो मुझे वापस आना पड़ा, ट्रेन छूट गई मेरी, और मैं फ्लाइट से मुंबई और मुंबई से फिर बाय रोड मालेगांव आया हूँ। तो वो मालेगांव का जो मैंने पूरा नज़ारा देखा और कहा एसपी को सीधा क्लियर कट कि मुझे दूर दूर तक इसमें मुसलमानों का संबंध नहीं नजर आता, आपके क्या कंपल्शन से मालूम नहीं, आप इसमें क्यों सिर्फ मुसलमानों को अरेस्ट किए। इस मालेगांव को दंगे का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, और इस दंगे में पुराने कौन कौन कल्प्रिट है वो आपकी लिस्ट में अच्छी तरह होंगे पुलिस के रिकॉर्ड में, आप वो सब छोड़कर आप ये सब क्या कर रहे। तो खैर राजवर्धन तो कुछ तो भी ना नुकुर करते रहे, बहुत उनका नर्वसनेस मुझे चेहरे पे दिख रहा था। मैंने कहा कि एक भी पुलिस आपके वहां ड्यूटी में क्यों नहीं थी, 1 लाख लोगों का जमघट होता है और पुलिस बंदोबस्त के लिए एक भी नहीं थी, ऐसा मुझे रिपोर्ट मिला है। तो मुझे पुलिस की हाजिरी का रजिस्टर बताने लगे, तो मैंने कहा मुझे रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं, स्कूल कॉलेज में रजिस्टर कैसा मेंटेन किया जाता मुझे अच्छी तरह मालूम है, 8-8 दिन की सिग्नेचर एक साथ लोग कर देते हैं अपने बगैर ड्यूटी में गए, तो इसलिए वो रजिस्टर वगैरह मुझे मत बताइए। तो वो मालेगांव का भी हादसा, और उसके बाद प्रज्ञा सिंह वाला जो हादसा है दूसरा, वो 2008 का है, उसकी भी इंक्वायरी मैंने की है। उसमें भी मुझे जानबूझकर ये सब मित्र जो लोग हैं, राम पुनियानी और प्रफुल्ल बिड़वाई, इनके सबके आग्रह के कारण मुझे दूसरी भी इंक्वायरी में जाना पड़ा, क्योंकि मैं तंग आ गया था। मैंने बोला कोई मैं स्निपर डॉग नहीं हूं कि जो भी कुछ हुआ तो मैं दौड़ के जा जाऊँ वहां पर, क्योंकि हादसे तो एक के पीछे एक होते जा रहे हैं और मेरे को आप दौड़ा रहे हो। लेकिन मुझे झक मार के वो सेकंड ब्लास्ट की भी इसमें दौड़ के जाना पड़ा, और उसमें भी लिंकेजेस मुझे लगभग कॉमन लगे थे। तो कहने का मतलब 6 अप्रैल 2006, 1 जून 2006, 28 सितंबर 2006 और बाद में 2008, और वो भी शायद सितंबर का ही महीना है 8 का भी, और वही डेट्स पड़ती है लगभग। तो इस ढंग से ये जो चारों हादसे महाराष्ट्र के हुए, उस समय गवर्नमेंट भी महाराष्ट्र में कांग्रेस की थी, केंद्र में भी कांग्रेस की थी, और इस सब चीजों के बावजूद इसको यूपीए बोलते हैं, उन्होंने भी उस ढंग से इस बात का कॉग्निजेंस, जो बाद में चिदम्बरम ने शायद सैफरन टेररिज्म शब्द इस्तेमाल किया, उसको लेके बहुत बवेला हुआ। लेकिन ये बातें मैं 2006 की शुरुआत से कहे जा रहा था, और मेरे ऊपर दुनिया भर के आग्रह लिखे गए, मेरे खिलाफ तरुण भारत नाम के अखबार में बहुत अभियान चलाया गया। हितवाद का तो मैंने बोला ही है, अंत में हितवाद के मालिक जो है, जो अभी तमिलनाडु के गवर्नर बन के गए हैं, बनवारीलाल पुरोहित, कुलदीप नायर जी के उसमें स्तंभ आते हैं। कुलदीप नायर हमारे 40 साल पुराने बुजुर्ग मित्र थे। तो कुलदीप नायर जी को फोन किया, मैंने कहा आप कौन से अखबार में कॉलम लिखते, जो अखबार हमारे खिलाफ दुनिया भर के उलझुल खत छपवा रहा। मैंने कहा, और वो खत भी कोई जेन्युइन खत नहीं है, वो खत पत्रकार लोग खुद अपने हाथ से लिख लिख के छाप रहे। मैंने कहा नाम दे रहे, कोई फलाना कामले, कोई ढिमका पांडे वगैरह वगैरह, बोगस पते है सब। मैंने कहा मैंने सब इंक्वायरी की। तो उन्होंने बोला तुम डायरेक्ट बनवारीलाल पुरोहित से जाके मिलो, आप जो राज्यपाल पद पे बैठे हैं, एक बहुत बड़े राज्य के राज्यपाल है, उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा। बनवारीलाल पुरोहित ने 2-2.5 घंटा मुझे बैठाया, 3 बार चाय बुलाई, और अंत में उन्होंने कहा कि ये पूरा जो मामला है ये इस ढंग का क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब हमारे देश के तथाकथित हिंदुत्ववादी शक्तियों के जो आतंकवाद की जो घटनाएं हैं, जिसके बली मेरे दोस्त डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, मेरे दोस्त कॉमरेड गोविंद पानसरे, मेरी दोस्त गौरी लंकेश,
वो मेरे दोस्त की बेटी थी, उसके पिताजी लोहियाइट सोशलिस्ट थे, बंगलोर के बहुत अच्छे कमिटेड आदमी थे, उनकी बेटी, उन्हीं का अखबार वो चलाती थी, पत्रिका। और चौथे जो मेरे परिचय के नहीं थे लेकिन मैं जानता था, कलबुर्गी नाम के लिंगायत स्कॉलर थे। बसव अन्ना ने जो लिंगायत धर्म की स्थापना की थी, लिंगायत पंथ की, उसके वो जैसे तुकाराम महाराज के वंशज है हमारे मित्र मराठी के बहुत बड़े साहित्यिक, उसी ढंग से वो लिंगायत पंथ के बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं, उन्हीं के ऊपर उनका संशोधन रहा है। ऐसे 4 लोगों की हत्या शायद एक ही संगठन ने की है, जिसका नाम सनातन। तो सनातन नाम का जो संगठन है, सनातन संस्था भी बोलते हैं उसको, सनातन प्रभात नाम का अखबार भी है। मैं वो आदमी हूं जो सनातन प्रभात के, सनातन संस्था के रामनाथी गोवा के हेडक्वार्टर में, नरेंद्र मोदी भी जिंदा थे, पानसरे भी जिंदा थे, गौरी लंकेश और कलबुर्गी भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे अपना। उस समय मैं, आज से 10-12 साल पहले, मैं रामनाथी गोवा में गया हूं, और सिर्फ उसी के लिए गया हूं, मेरा और कोई कार्यक्रम नहीं था। क्योंकि मुझे मेरे ऑल इंडिया सेकुलर फोरम के गोवा चैप्टर के जो पदाधिकारी लोग थे, वो बार बार बोलते थे कि आपने एक बार सनातन प्रभात का, सनातन संस्था का हेडक्वार्टर विजिट करनी चाहिए। तो मैं उनके कहने पे गया, और आश्चर्य लगेगा, मैं उसी होटल में ठहरा था। उस होटल का नाम शायद तक्षशिला होटल था। उस होटल के नीचे ही ब्लास्ट हुआ था। एक गोवा का जो मड़गांव का ब्लास्ट बोलते हैं, वो होटल के ही नीचे में वो ब्लास्ट हुआ था। ऐसे होटल में मैं ठहरा था, और उस होटल के नीचे वो ब्लास्ट की जगह मैं देख के, उसके बाद में मैं रामनाथी गया हूँ टैक्सी लेकर। और रामनाथी में मैं आधा दिन गुजारा हूँ, लगभग 11 बजे गया था, शाम के 4-5 बजे मैं निकला, क्योंकि 6 बजे मेरी पणजी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और पृथ्वीराज हजारे नाम के सनातन प्रभात के संपादक, समूह संपादक, उनकी काफी एडिशंस निकलती, आजकल तो और ज्यादा हो गए हैं, उस समय शायद 5-6 थी। तो वो सबके समूह संपादक थे, लंबे से ऊंचे, सफेद पजामा कुर्ता पहने हुए, बड़े इंप्रेसिव पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे। वो आए आधा 1 घंटे के बाद में, और उन्होंने मुझे पूछा कौन है आप, किस लिए आए, क्या वगैरह। तो मैंने बोला कि मैं ऑल इंडिया सेकुलर फोरम का कन्वीनर हूँ, और आपका मड़गांव ब्लास्ट, आपका पनवेल का ब्लास्ट, आपका गडकरी रंगायतन का ब्लास्ट, ऐसे 3 ब्लास्टों की बातों के कारण आतंकवाद की गतिविधियों में आपकी संस्था लिप्त है, ऐसा एक आपके बारे में ओपिनियन बनते जा रहा है। तो सही क्या है, असली क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से मैं वहां पर इतने समय जो रहा, उनसे बातचीत की। सनातन प्रभात नाम का अखबार भी मैं उनका देख रहा था वहां पर बैठे बैठे। और उसके बाद में दोपहर का खाने का टाइम हुआ, तो उन्होंने मुझे पूछा भी कि खाने का समय हो गया। तो मैंने बोला मैं तो खाना लेके घूमता नहीं हूँ। तो बोले हमारा मेस है, आपके आपत्ति नहीं हो तो आप। तो मैंने हंसते हुए बोला आप मुझे जहर तो नहीं खिलाने वाले, आपका खाना क्यों नहीं खाऊंगा। मैंने कहा मैं जरूर खाऊंगा। तो मैं सनातन संस्था के हेडक्वार्टर का मेस में का खाना भी खा के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मेरा ड्राइवर भी है, क्योंकि मैं एक गाड़ी हायर करके आया हूँ एयरपोर्ट से, तो उसको भी खिलाइए। तो उन्होंने हाँ बोले हम ड्राइवर को भी देंगे। हमारा बहुत बड़ा किचन है, और सचमुच में 400-500 लोगों का खाना खिलाने वाला किचन था, बहुत बड़ा। वो बताया भी बाद में, मैंने जब किचन की व्यवस्था की तारीफ की, मैंने कहा मुझे तो अरविंद आश्रम की याद आ रही पांडिचेरी की, आपका किचन बहुत सुंदर और बहुत साफ सफाई वाला है। तो फिर उन्होंने मुझे किचन, बर्तन धोने वाली जगह, कोठी घर, सब कुछ बताया उन्होंने। और फिर कुछ हद तक 5 एकड़ का आश्रम का कुछ हिस्सा भी बताया, सब नहीं बताया होगा, लेकिन कुछ कुछ भी बताया, कुछ लोगों से परिचय भी कराया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन प्रभात का वो जो मेरा इंटरव्यू है, मैं पणजी से मैं 3-4 घंटा एयरपोर्ट पे बैठा था। तो बैठे बैठे मैंने तीसरा सेक्टर गार्ड को फोन किया कि मैं बैठा हूँ नागपुर जाने के लिए। तो बोले आप कहाँ से आ रहे? तो मैंने कहा मैं गोवा से। बोले क्यों? हमने कहा मैं सनातन प्रभात का, सनातन संस्था का इंक्वायरी करने गया था। अरे अरे बोले आपका बोर्डिंग पास ले लिया क्या? मैंने कहा ले लिया। तो बोले आप फाड़ के फेंक दीजिए, हम गाड़ी भेज रहे हैं आपको, आप लिखने में बहुत आलस करते हो,
आप आइए, तुरंत हम आपका इंटरव्यू करते हैं, आपको कल इसी फ्लाइट का हम टिकट दे देंगे। तो उस ढंग से मैं वो टिकट पे वो बोर्डिंग पास फेंक कर मेरा सामान कब्जे में करके मैं उनकी भेजी हुई गाड़ी से वापस, और हिंदू तालिबान नाम का वो इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस हिसाब से कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हिंदू संगठन की गतिविधियां है, सनातन वाली हो, आरएसएस वाली हो, ये प्रज्ञा सिंह जो आज भोपाल से लोकसभा में जाके बैठी है, ये वही मालेगांव की कल्प्रिटों में से एक है। अभी इसी महीने में मालेगांव की कोर्ट की सुनवाई की बात मैंने सुनी है, देखी है अखबारों में, और वो कोविद का नाम लेके जानबूझ के अपीयर नहीं हुई है, अभी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई है। अगर बीजेपी को मालूम है इस प्रज्ञा सिंह आतंकवाद की गतिविधि में लिप्त है, उसने मालेगांव समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ और दुनिया भर के ब्लास्ट में वो आरोपी है, आसिमानंद के साथ में कलसुंगरा, और बहुत 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 बड़ी लिस्ट है। ये सब होने के बावजूद भी उसको लोकसभा का टिकट दिया जाता। इसी आवाज इंडिया टीवी से मैंने कहा है कि जिस पार्टी की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को टिकट दिया जाता है, इसी पार्टी का मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। ये मैंने ऑडियो वीडियो इंटरव्यू दिया है बीजेपी के खिलाफ। और यहाँ के कद्दावर नेता जो केंद्र में भी मिनिस्टर बन के बैठे हैं, बहुत बड़े देश के रोड और क्या क्या बनाने वाला शायद उनका डिपार्टमेंट है, उसने फोन करके उस टीवी वालों को बोला कि खैरनार जी का ये इंटरव्यू आप लोग दिखाना बंद करो करके। खैर वो चैनल बुद्धिस्ट चैनल है, अम्बेडकर चैनल है, वो नहीं माने, वो दिखाते रहे। वो भोपाल तक गया वो मेरा क्लिप। भोपाल से मुझे बार बार फोन आने लगे कि आपका इस समय भोपाल आना जरूरी है, और मैं भोपाल गया भी। 2019 के मई महीने के 8 या 10-15 दिन में भोपाल में प्रज्ञा सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार में था, और उस भोपाल के उस लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार टाल मटोल कर रहे थे हमको मिलने से लेके। दिग्विजय सिंह उनका नाम है, मित्र है मेरे, लेकिन मुझे दुख है कि वो हिंदू मतों को संभालने के चक्कर में धोबी का कुत्ता घर का ना घाटका वाली स्थिति हो गई। हिंदू मत भी नहीं मिले उनको, मुस्लिम भी नहीं मिले, क्योंकि 3 लाख वोटों से वो जीती है। और हम लोग अपने खुद के खर्चे से, अपने खुद के खाना खा के, खुद के अपने इससे कोशिश करके वहां सब इतना जद्दोजहद कर रहे थे। और ये आदमी जो अपने आप को कभी सेकुलर बोलता है, कभी आरएसएस के खिलाफ भी बोलते हुए नजर आता है, लेकिन ये भोपाल के चुनाव में टाल मटोल कर रहा था, मिला नहीं हमको। और हम लोग अपने ढंग से जो भी प्रचार, और हमने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी, ऑनलाइन मेरी भोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस अवेलेबल है, कि मैं किसी XYZ के प्रचार के लिए नहीं आया हूं, मैं एक आतंकवादी के खिलाफ जो लोकसभा जैसे भारत का संविधान रक्षा करने वाले मंदिर में जाने वाली व्यक्ति को रोकने के लिए आया हूं, मैं वहां कोई आतंकवादी न जाए इसलिए आया हूं। तो उस हिसाब से मेरा जो भी अपना छोटा मोटा, जिसको गिलहरी का रोल बोलते हैं, वो करने की मैंने कोशिश की है। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी तो खुल के हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, नरेंद्र मोदी तो छाती ठोक के 56 इंच बताते, हालांकि उनकी और मेरी बनियान एक ही साइज की, उनकी मेरी हाइट एक ही साइज की है, 1 या 2 साल का फर्क है हमारे दोनों की उम्र में। इसलिए उस हिसाब से कोई वो बहुत बड़े महाकाय शरीर के है और मैं कम हूं, ऐसा नहीं। जहां तक शरीर का बॉडी हमारा देखने से एक ही जैसा दिखता है। कई लोग तो मुझे मेरी दाढ़ी और कपड़ों के कारण कभी कभार नरेंद्र मोदी भी बोल देते हैं, तो हम बोलते इतनी बड़ी गाली मत दीजिए मुझे। तो कहने का मतलब, भारतीय जनता पार्टी तो एकदम नेकेडली हिंदू राष्ट्र की हिमायती पार्टी है। नरेंद्र मोदी ओपनली हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला आदमी है। राम मंदिर ये उसका सबसे बड़ा लक्षण है। 5 अगस्त को जो शिलान्यास करके उसने अभी सही भारत के निर्माण वगैरह क्या क्या की जो लफाजी की है। तो ये इस ढंग की जो राजनीति हमारे देश में जो शुरू हुई है, ये मेरे जैसे राष्ट्रीय एकता के प्रति 50 साल से काम करने वाले आदमी को और राष्ट्र सेवा दल के कार्यकर्ता के लिए बहुत चिंता की बात है। क्योंकि हिंदुत्ववादी राजनीति या मुस्लिमवादी राजनीति या सिख वाली राजनीति या मराठा वाली राजनीति या बंगाल वाली राजनीति इस देश के आमीबा जैसे टुकड़े कर सकती है। ये 135 करोड़ आबादी का देश है। इस देश में दुनिया के हर धर्म के लोग रहते हैं।
ये एकमात्र देश है विश्व का, आपने आपके प्रस्तावना में बोला कि आप दुनिया के कई मुल्कों में गए, बिल्कुल मैं गया हूं। बहुत सारे मुल्क सिर्फ मुसलमान, सिर्फ क्रिश्चियन, सिर्फ शिया, सिर्फ सुन्नी, लेकिन ये भारत एकमात्र मुल्क है जहां पर जू 7000 साल पुराना धर्म, और हिंदू तो है ही 80-90%, और उसके अलावा बुद्धिस्ट है, उसके अलावा सिख है, उसके अलावा क्रिश्चियन है। यानी भारत में दुनिया के हर धर्म के लोगों का रहवास है। 135 करोड़ आबादी में 40 से 45 करोड़ या 30 करोड़ से ऊपर लोग, एक चौथाई लोग हिंदू धर्म के अलावा भी रहते हैं। और ऐसे धर्म में एक पर्टिकुलर धर्म की बात करना, एक पर्टिकुलर राष्ट्र की बात करना, इस देश के कई टुकड़े करने की बात है। जिस बंटवारे को लेके छाती पीट पीट के आरएसएस वाले बोलते रहते हैं, अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। अखंड भारत क्यों नहीं रहा? इसकी वजह है हिंदुत्ववादी राजनीति, मुस्लिमत्ववादी राजनीति। अखंड भारत को तोड़ने के लिए दोनों तत्व जिम्मेदार है। अखंड भारत का हमें भी दुख है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारतीय बंटवारे के गुनाहगार का नाम की किताब लिखी है, द गिल्टी मीन्स ऑफ इंडिया करके। तो इसलिए भारत के बंटवारे का दुख जितना हमको है, उतना आरएसएस वाले का दुख तो मैं घड़ियाली दुख बोलता हूं। सही दुख तो हमको है, क्योंकि मैंने ताली वाली बात जो बोली है, जब आपने हिंदू महासभा की स्थापना की मुस्लिम लीग को देखते हुए, जब आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की, जब आपने भागलपुर से लेके गुजरात के दंगे करना शुरू कर दिया और हजारों मुसलमानों को मारना शुरू किया है, तो 35-30 करोड़ आबादी को इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल के आप कौन सी भारत माता का प्रेम बता रहे? अरे मैं अगर नागपुर से आपके स्टूडियो में आने के लिए निकलूं, बंबई, जो भी 10-15 घंटे लगते हैं हमको आने में ट्रेन में, मेरे सामने के सीट पे बैठा हुआ कोई भी आदमी होगा, उसके साथ में झगड़ा करके मेरा बंबई का सफर अच्छा नहीं हो सकता, वो अंग्रेजी का सफर हो जाएगा। मेरे को उसके साथ प्यार मोहब्बत से बात करनी पड़ती है, तभी मैं रात को सो सकता हूँ। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले लोग हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई राष्ट्रों की संख्या से ज्यादा संख्या है। ईरान सिर्फ 7.5 करोड़ का है, इराक सिर्फ 2.5-3 करोड़ का है, सीरिया उतनी संख्या का है, पाकिस्तान में भी कम मुसलमान है, बांग्लादेश में भी कम है। दोनों तीनों ये सभी देशों में मैं जाके बात कर रहा हूँ। मैं गया हूँ बांग्लादेश में 1 बार गया हूँ, पाकिस्तान में 2 बार गया हूँ, चप्पा चप्पा ढूंढ के आके मैं बात कर रहा हूँ। तो इतनी बड़ी आबादी इस देश में रह रही, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रही, हजारों सालों से रह रही, क्यों उनके खिलाफ में इतनी नफरत? मेरा आज आपके सामने ऑन कैमरा कहना है, ये वो लोग हैं जो यहाँ की जाति व्यवस्था से तंग आके 1956 के दशहरे के दिन बाबा साहब ने जो क्रांति की धम्म, वो क्रांति 1000 साल पहले भारत में, या और भी 1400 साल पहले भी बोल सकते। कल ही मैं देख रहा था इस्लाम का भारत का आगमन, हजरत पैगंबर के समय पहला यमनी व्यापारी भारत में आया हुआ है, और पहली मस्जिद जो बनी है कालीकत के पास में, मैं जिसमें जाके आ रहा हूं, मट्टी की, वो भारत का इस्लाम का आगमन है, जब वहां पर एक हिंदू राजा राज करता था, और वो खुद प्रभावित होके खुद हजरत पैगंबर को मिलने गया है मक्का, और उसने खुद इस्लाम कबूल किया है। ये भारत का इस्लाम का इतिहास है। मैं तो बार बार बोलता रहता हूँ कि भारत में इस्लाम का आगमन जाति व्यवस्था के कंधे पे बैठ के हुआ है, और आज भी हिंदुत्ववादियों को दलितों के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में कुछ भी लेना देना नहीं है। जाति निर्मूलन के लिए संघ परिवार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसको हम बोल सकेंगे? एक गांव पानी उठा की मूवमेंट राष्ट्र सेवा दल ने चलाई 70 के दशक में, जब मैं फुल टाइमर था। बाबा साहब आम्बेडकर का नाम देने का नामांतर के आंदोलन में हम लोग जेलों में गए, हम लोग ने लाठियां खाई। हाथरस की घटना को ले लो ताजा उदाहरण, या बगल का हमारे नागपुर से 70 किलोमीटर का खैरलांजी का ले लो। संघ परिवार का दलित अत्याचारों के बारे में, इस ढंग के एट्रोसिटी के बारे में क्या भूमिका रहती, क्या रोल रहता, एक आधा उदाहरण कोई बता दे सकता है? हम लोगों ने वो जद्दोजहद की है, वो हाथरस हो या खैरलांजी हो या कुछ भी हो। मैं 3 बार खैरलांजी गया हूँ, मैं बहुत मांगे परिवार से मिला हूँ, मैं कितनी बार ये सब चीजों के बारे में जब दुनिया के कितने सारे प्लेटफॉर्म पे बोला हूँ, लिखा हूँ, मेरा रिपोर्ट भी है खैरलांजी को लेके। तो इस ढंग से इस देश में जाति व्यवस्था का, बाबा साहब की भाषा में ये मनोरा, ये जो इमारत है सुंदर,
लेकिन ये बगैर सीढ़ी की इमारत है। तो हिंदू धर्म की ये जो बगैर सीढ़ी की इमारत है, इससे तंग आके कई सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, कई सारे लोग क्रिश्चियनिटी कबूल किए, एक अलग धर्म भी पैदा हुआ जिसका नाम बुद्ध धर्म है। वो बुद्ध धर्म पैदा करने वाला आदमी खुद एक हिंदू था, वो खुद एक क्षत्रिय था जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम है। मैं उसकी जन्मभूमि जाके आ रहा हूं, मैं कपिल वस्तु और लुम्बिनी में दोनों जगहों को माथा टेक के आ रहा हूं। मैं पिछले साल अक्टूबर महीने में 12 तारीख को मैं वहीं पर था, 10 और 12। तो ये इतिहास है 2000 साल पहले का, महावीर का। ये सब हिंदू धर्म के खिलाफ की बगावत है। बसवेश्वर का, जिसका मैंने नाम लिया कलबुर्गी के बहाने, 11वीं शताब्दी में बसवेश्वर का भी खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ की बगावत है। जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 20 करोड़ आबादी के प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, वो गोरखनाथ पीठ का भी अध्यक्ष है। वो जो गोरखनाथ बद्रीनाथ पीठ है, नाथ संप्रदाय, वो भी हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के खिलाफ का पीठ है। कबीर पंथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र के कई संतों का हम नाम ले सकते हैं। ये सब जाति व्यवस्था के खिलाफ का आक्रोश है। लेकिन इसके बावजूद हमारे हिंदू धर्म की बाबा साहब ने बोली हुई इमारत, सुंदर इमारत को धक्का लगने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हाथरस हो रहा है, आज भी खैरलंज हो रहा है, आज भी दुनिया। कल ही एक औरत को नंगा करके घुमाने की खबर पढ़ रहा हूं मैं, पूरे कपड़े उतार के गांव में से उसको घुमाया गया है। मेरे एक दोस्त थे राजा ढाले, अभी पिछले साल उनका देहांत हुआ। राजा ढाले का एक लेख था 1972 के साधना में, वो लेख छपा था। साधना साने गुरुजी ने निकाली हुई साप्ताहिक है। साधना के लेख में राजा ढाले ने भारत के स्वतंत्रता के 25 साल का वो विशेषांक था, और उसमें राजा ढाले ने लिखा था कि ब्राह्मणवाड़ा से लेके बावड़ा तक मेरी माँ बहनों के शरीर पर के कपड़े उतारे जाएंगे और नंगा करके घुमाया जाएगा, तो ऐसे तिरंगे झंडे को मुझे क्या करना है। उन्होंने थोड़ा अलग शब्द इस्तेमाल किया जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। इस ढंग से उन्होंने आलोचना की थी, और मैं राजा ढाले की भावना को 100% समझ सकता हूँ। जिस नामदेव ढसाल ने इतनी क्रांतिकारी कविताएं लिखी, मैं 100% समझ सकता हूँ। ये उनका आक्रोश था, और उस बाबा साहब के एवला के भाषण को 100% समझ सकता हूँ। हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, ये सब आरएसएस को दिखता नहीं है। उस बाबा साहब की 1935-36 की घोषणा को 1956 तक 20 साल हो गया। 20 साल में बाबा साहब को रोकने की क्या कोशिश की गई? 20 साल के भीतर बाबा साहब की जाति को, या बाबा साहब जिस दलित अस्पृश्यता के बारे में बोल रहे थे, उसके लिए क्या किया भाई? एक आधा उदाहरण बता दे। समरसता समरसता नाम का एक ऐसा, जिसको बहकावे वाला शब्द इस्तेमाल करके, समरसता यानी ठेविले अनंते तैसीचे रहावे, आप जहां है वही रहो और समाधान मानो। इस ढंग की फिलॉसफी बोलने वाले लोगों का ये राज है भारत में वर्तमान में, और ये उस ढंग की मनुस्मृति 5000 साल पुरानी, क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान की घोषणा की थी तो इन्होंने मनुस्मृति क्यों नहीं संविधान हो सकती, ये तक बोला है। सर ये वो लोग बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये भी एक सवाल है, मतलब आपको और मुझे बुरा लगेगा, लेकिन लोगों को इसका जवाब मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि एक सामान्य आदमी सोचेगा, जो सवेरे 9 से रात के 8 बजे तक जॉब को जाता है, अपने घर को संभालता है, अपने पेट पानी के लिए काम करता है, वो बोलेगा कि मैं क्यों लेना देना रखूं ये हिंदू दहशतवाद या मुसलमान दहशतवाद से। मतलब क्या आपका एक रीजन रह सकता है, थॉट प्रोसेस रह सकती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये उनके भी जिंदगी का सवाल है और उनको भी सामान्य आदमी ने भी इस चीज से लेना देना रखना चाहिए? क्या आपको इसके ऊपर एक छोटे क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? समझौता एक्सप्रेस पे क्या सिर्फ मुसलमान मरे क्या? बम्बई के हमारे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अगल बगल में और ट्रेनों में जो इतने सारे ब्लास्ट हुए और 26/11 का जो भी हादसा हुआ, इसमें मरने वाले लोग कौन थे? आमी लोग थे ना, कोई खास लोग थे क्या? उसमें कोई नाम है क्या हिंदुत्ववादी या कोई मुस्लिम नेता का? जो भी मारे जाते हैं तथाकथित आतंकवाद के घटनाओं में, एक कोई फेमस नाम बता दो ना मुझे।
भारत के जितने भी आतंकवाद की घटनाएं हैं रोहित, उसमें से एक भी ऐसी घटना नहीं है कि जिसमें कोई नॉन फिगर मारी गई होगी। इंदिरा जी का मारा जाना, राजीव जी का मारा जाना, महात्मा गांधी का मारा जाना वो अलग बात है, वो उसका आज बहस का विषय में हम नहीं लाना चाहते। लेकिन जिस आम आदमी की आप बात कर रहे, आपकी क्या गारंटी, आप आज मेरे से बात करने के बाद में एक लोकल ट्रेन में बैठ के किसी काम से आप फोर्ट जा रहे, आप सुरक्षित वापस लौटोगे क्या? जब यह आप 2 करोड़ लोग बंबई में रहने वालों की अगर आज असुरक्षा की स्थिति है, आप अपने आप को अलग कैसे कर सकते? सवाल देश के प्रधानमंत्री कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, छोड़ दो। लेकिन आप और हम पापी पेट के लिए जो चहल पहल करते हैं, जो आते जाते एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपकी गारंटी है क्या खुद के जीवन की? सवेरे से निकला हुआ आदमी शाम को वापस नहीं लौटेगा। ऐसे कितने सैकड़ों उदाहरण है बंबई हादसे के और देश के अलग अलग बॉम्ब ब्लास्टों के। तो बॉम्ब ब्लास्ट या आतंकवाद का मामला ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर लोगों तक का सीमित नहीं है। कुछ पर्टिकुलर लोग ये हादसे कर रहे, वो वास्तविक तथ्य जो मैं भी बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ। लेकिन इस हादसे के शिकार कॉमन लोग होते हैं और इसलिए कॉमन लोगों ने ये पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। कॉमन लोग अगर यह हादसे करने वाले को अगर पॉइंट आउट नहीं करेंगे, उनको पहचानेंगे नहीं और उनके प्रति भ्रम में चले जाएंगे, कभी कभी मोदी जिंदाबाद बोल देंगे, कभी कभी संघ के प्रति उनको सहानुभूति हो जाएगी, कभी कोई 1-2 रुपया का राम मंदिर निर्माण आंदोलन में, ये भी मेरे भी घर आए थे राम मंदिर के लिए 125 रुपया दो करके। मैंने कहा मैं आपको 125 रुपये की चाय और नाश्ता खिलाता हूँ, आके बैठो, लेकिन मैंने 1 रुपया चाराना क्यों देना चाहिए पहले आप समझाओ मुझे। आप इतनी ठंड में और उम्र दराज होके भी आप पैंट पहन के घूम रहे हो, बुजुर्ग आदमी हो, मेरे पिताजी की उम्र के, वो बैठिए थोड़ा। उनको मैंने सचमुच 150 रुपए की चाय और नाश्ता खिलाया, लेकिन 125 रुपया नहीं दिया। मैंने बोला आपको मुझे पहले कन्विंस करना होगा कि मैंने राम मंदिर को चंदा क्यों देना है। एक तो पहली बात, मैं सेकुलर आदमी हूँ, मैं मंदिर मस्जिद वाली राजनीति वाला आदमी हूँ नहीं। मैं कलकत्ता में 15 साल रहा, मैं कभी काली माता का दर्शन करने गया नहीं, न कभी मैं दक्षिणेश्वर गया हूँ, और बनारस 50 बार गया हूँ, लेकिन कभी मैं विश्वेश्वर के भी मंदिर के लिए नहीं गया हूँ। मैं एक एथिस्ट आदमी हूँ, वो बात छोड़ दो। लेकिन आप मुझे किसी अस्पताल के लिए, किसी और बात के लिए 1 या 100 रुपये मांगे, मैं देता हूँ। लेकिन मंदिर बनाने से आज महंगाई, आज बेकारी, आज दरिद्रता का सवाल हल होने वाला है, कहीं ये समझा दो। तो मेरे से आप 125 रुपया क्यों, 125 रुपया ले जाइए। मैंने कहा, चुप होके चले गए। वो बोले आपसे बात करना मुश्किल है वगैरह वगैरह। तो इस ढंग से प्रायोरिटीज बना डाली है। जिस देश में आज भी आधा पेट सोने वालों की संख्या 50% से ऊपर है, जिस देश में इलाज के अभाव में मरने वाले पेशेंट की संख्या आज भी कितनी बड़ी है, जिस देश में बच्चे कुपोषण से शिकार होकर मरने वाले आज भी 5 से 10 लाख बच्चे हर साल 5 साल की उम्र छूने तक मर जाते हैं बेचारे, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं उसको। और इस देश में बेरोजगारी के अभाव में कितने आपके जैसे जवान दर दर के ठोकरे खाते घूम रहे, 2 करोड़ मजदूरी रोजगार दूंगा क्या क्या जुमले मारता है, लेकिन वास्तविक रूप से कितने लोगों को मजदूरी दे पाया है। महंगाई आसमान को छू रही है, किसान अपने दाम के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मजदूरों के 44 कानून बदल डाले। यानी असली सवालों को छूने की जगह में मंदिर, मस्जिद, लव जिहाद, गाय बकरी, इस ढंग के मसले लाकर इस देश की जो असली सवाल है, जातीयवाद का सवाल है, सांप्रदायिक का सवाल है, इस देश का महंगाई का सवाल है, इस देश के बेरोजगारी का सवाल है, इस देश के आरोग्य का सवाल है। हम कोविड के समय बात कर रहे हैं, आप लॉकडाउन के कारण मेरे से ऑनलाइन बात कर रहे हो ना। आज लॉकडाउन का सवाल है। आज अगर सचमुच ये अगर इनोकुलेशन ये आ जाए, जो भी बात कर रहे हैं हमारे देश के कोविड के लिए, कितने लोग इसका इलाज अफोर्ड कर सकते हैं, कितने लोग इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं। ऐसे मुल्क में धर्म के ऊपर, आस्था के ऊपर राजनीति करना कहाँ तक शोभा देता है। और ये हमारे संविधान के भी खिलाफ है। संविधान इजाजत नहीं देता इस ढंग के किसी जाति धर्म के ऊपर राजनीति करना। संविधान की शपथ ये लेनी पड़ती है कि मैं नरेंद्र दामोदर मोदी आज से देश का प्रधानमंत्री बनते हुए आश्वस्त करता हूं कि मैं बगैर जाति, धर्म, लिंग, भाषा, प्रांत किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए देश का प्रधानमंत्री का पद संभालूंगा। ये वो शपथ का मजमून है। ये कितना पालन करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पे 3 बार रहे, तीनों बार ये शपथ लिए।
पहली बार शपथ ली थी 2001 में, चंद दिनों के भीतर में 2002 का हादसा हुआ है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? तो इसलिए हमारा संविधान दुनिया का नायाब संविधान है, और उस संविधान को अलग अलग संशोधन करके जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और किसान भाई उसी लिए लड़ रहे हैं। वर्तमान किसान आंदोलन कोई और बात के लिए नहीं है, जो संविधान संशोधन करके इन्होंने जो बिल लाए हैं उसके लिए। और एक इसमें ये बहुत मतलब आपसे बातचीत करते वक्त ही मुझे समझा था कि मैंने पूछा था आपको कि बहुजनों की कैबिनेट क्यों नहीं रह सकती है, या किसी को लगता है कि मुसलमानों की कैबिनेट क्यों नहीं रहनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आपका एक जवाब था कि मतलब कौन से भी धर्म जाति का हो रहने दो मिनिस्टर, लेकिन उनकी जो राजनीति रहती है और उनके जो धोरण रहते हैं, पॉलिसीज रहती है कंट्री रन करने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और ये बहुत इम्पैक्ट करती है अपार्ट फ्रॉम मतलब वो कौन से धर्म जाति का हो। तो इसका मतलब क्या था, आप समीक्ष में बता दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को पता रहना चाहिए। एक शब्द है अंग्रेजी में अपीजमेंट, या मराठी में जिसको आंगुल चालन भी बोलते हैं। संसदीय राजनीति का तकाजा ये है रोहित, कि मुझे अगर चुन के आना है, मैं अभी नागपुर में जिस जगह से बात कर रहा हूं, मुझे यहाँ का परिवेश देखना पड़ेगा, कौन जाति कौन धर्म के कौन कहते लोग हैं, और उस हिसाब से मुझे अपनी खुद की स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ती है। संसदीय राजनीति का तकाजा यह है कि भारत में जो भी जाति धर्म वाला जो पूरा, आपको याद होगा बाबा साहब भी चुनाव में हारे हैं, इसी नागपुर के बगल में भंडारा से हारे हैं, और हराने वाला भी उनको दलित ही था। तो उस हिसाब से बाबा साहब को चुनाव लड़ने के लिए बंगाल जाना पड़ा, जो अभी उधर चला गया बांग्लादेश में। वहां से मंडल नाम के जो मिनिस्टर थे, बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा दे के बाबा साहब के लिए वो जगह दी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आने के लिए, और बाबा साहब अपनी घटना समिति के चेयरमैन भी बने थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो हमारा संसदीय राजनीति का जो पूरा जो मामला है वो काफी संगीन है। हमारे कई मित्र, मेधा पाटकर से लेके बहुत स्वामी अग्निवेश से लेके अच्छे अच्छे लोगों ने चुनाव की राजनीति ट्राई की, और क्या आश्चर्य हुआ आपके सामने नजर, आप मुंबई में बैठ के बात कर रहे, मेधा ताई वहीं से खड़ी थी, मेरी दोस्त है बचपन की, और मैं बार बार बोलता था कि नर्मदा आंदोलन करना एक बात है और चुनाव की राजनीति करना दूसरी बात है। उनके खिलाफ चुन के आने वाला जो भी है, हमारे दोस्त की बेटी है वो प्रमोद महाजन की, वो लड़की और मेधा ताई की कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन आज वो संसद में, और मेधा ताई आज भी किसानों के साथ में इस ठंड में बैठी हुई है। तो संसदीय राजनीति का हमारे देश का जो पूरा जो मामला है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बाबा साहब जैसे आदमी का भी जिसमें ये नहीं लगा, मेधा ताई जैसी एक अच्छी एक्टिविस्ट का भी नहीं निभाव लगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों के नाम ले सकते हैं। तो इसलिए संसदीय राजनीति हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपके कोई जिंदगी के इंस्पिरेशनल मोमेंट्स हो, या आप, क्योंकि आज के बहुत युवा या अलग अलग लोग निराश में जीते रहते हैं, निराश में, तो आपको क्या कहना है ऐसे लोगों को? कुछ बढ़िया सुझाव या आपके जिंदगी का कुछ अनमोल वर्तमान भारत की जो स्थिति है और हमारे अगल बगल की स्थिति है, वो देखने के बाद अगर उसको बदलने के लिए जिसका मन नहीं बनता हो, उसको मैं युवक नहीं मानता हूँ। भारत की स्थिति हमारे मरते दम तक बदलने के लिए हमको बहुत सारे सवाल रखी हुई है। मैं 67 साल का हूँ, 50 साल से मैं एक्टिविज्म कर रहा हूँ, मरते दम तक करूंगा। वर्तमान स्थिति को बदलने का मादा रखो तो आपका उत्साह बना रहेगा। मुझे खुद को परिस्थिति दुखद होती है, आक्रोश वाली होती है, गुस्सा दिलाने वाली होती है, लेकिन मेरा जोश उसको बदलने के लिए कभी भी कम नहीं हुआ है, उल्टा वो बढ़ते रहा है। कल के किसान आंदोलन की वार्ता विफल होने के बाद मुझे पटना से एक प्रोफेसर का फोन था, उम्र दराज, और मुझे बोल रहे थे, मैंने बोला कि अभी अपने पूरे भारत भर में यह आंदोलन ले जाना चाहिए, गांव-गांव में ले जाना चाहिए, खेत-खेत में ले जाना चाहिए, ये मेरा जज्बा है। इसलिए मैं कभी निरुत्साहित नहीं होता हूँ, मैं उत्साहित ही रहता हूँ। धन्यवाद।